हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आज हम अपने चैनल का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर सीरीज का 6वां लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम मुख्यतः बात करने वाले हैं पहली चीज डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, जिसे हम प्रतिफल के सिद्धांत के नाम से हिंदी में जानते हैं। दूसरी एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, अर्थात जो प्रतिफल के सिद्धांत होते हैं उनके अपवादों के बारे में। तीसरी चीज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन, इसे हम संविदा की गुप्तता का सिद्धांत और संविदा के संसर्ग के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और आखिरी चीज जो हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में वो है कंसीडरेशन में इंडिया और इंग्लैंड लॉ में क्या क्या भिन्नताएं हैं, ये भी चीज हम देखने वाले हैं। और जो हमने इसके पहले की प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में हमने आपको कंसीडरेशन की डेफिनेशन जो जुरिस्टों ने दी थी वो, और उसके साथ साथ हमने आपको लीगल रूल एज टू कंसीडरेशन बताए थे कि वो कौन कौन से लीगल रूल है जो कंसीडरेशन के लिए जरूरी है। उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें देख लीजिए। एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू ही अपन सारी चीजें समझने वाले हैं। समझिए एक ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को प्रपोजल दिया कि मुझे आपको ये चीज बेचनी है। ये क्या बोल रहा है? बेचने के लिए बोल रहा है। अब बी के ऊपर है कि बी उसको एक्सेप्ट करे ना करे। बी ने उसको क्या कर लिया? बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां तक तो केवल नॉर्मल चीज थी। ए ने प्रपोजल दिया, बी उसने एक्सेप्ट कर दिया, और ये दोनों के लिए क्या बन गया? एक दूसरे के लिए ये क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या ये प्रॉमिस खाली होगा? प्रॉमिस खाली नहीं होना चाहिए, मतलब केवल नॉर्मल प्रॉमिस नहीं किया जाना चाहिए। प्रॉमिस के साथ कोई ना कोई वैल्यू जुड़ी होनी चाहिए। अब ये वैल्यू पिक्यूनरी वैल्यू है या किसी अन्य प्रकार की है, ये धन के रूप में है, किसी भी प्रकार की, ये नहीं देखा जाएगा। लेकिन इसके साथ जो ये दोनों प्रॉमिस है, प्रॉमिस के साथ क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो प्रॉमिस के साथ जब हम कुछ जोड़ेंगे तभी वो एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा। तो इसी चीज को लेके आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन के बारे में हम ऑलरेडी डेफिनेशन इसके हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंसीडरेशन क्या होता है, वो सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए लॉ की नजर में। अब बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, जिसे हम प्रतिफल का सिद्धांत बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन बोलता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है जो बिना कंसीडरेशन के होगा तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। और ये सिद्धांत सेक्शन 25 से निकल के आता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाएगा जिस पर क्या नहीं होगा, जिस पर कंसीडरेशन नहीं होगा, तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड माना जाएगा। और ये जो आपकी चीज है सेक्शन 25 में डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, ये एक मैक्सिम पर आधारित है, जिसका मतलब है एक्स नुडो पैक्टो नॉन ऑरिटर। अब एक्स नुडो पैक्टो नॉन ऑरिटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नो एक्शन लाइज, कोई भी एक्शन लाइज नहीं होगा। किस पर? अब बियर प्रॉमिस, मतलब खाली प्रॉमिस पर। आप केवल खाली प्रॉमिस कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ ऐसा करेंगे, हम आपके साथ वैसा करेंगे, हम आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे। मतलब केवल अगर प्रॉमिस की जा रही है, प्रॉमिस खाली है, तो वो क्या होगा? वो उस कंडीशन में वो आपकी लीगल प्रॉमिस नहीं मानी जाएगी, और वो प्रॉमिस उस चीज को आपके एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं करेगी। जैसे हमने बोला कि मैं आपको 10 रुपए दूंगा, ठीक है, मेरे साइड से आपको एक प्रॉमिस दिया 10 रुपए देने का। अब आप अगर मुझे कुछ नहीं दे रहे तो ये जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट ना होके ये दान होगा। क्या मैं आपको दान दे रहा? ए ने बोला बी से कि मैं तुम्हें अपनी क्या दूंगा? वॉच दूंगा, अपनी घड़ी दूंगा। तो यहां ने ए ने बी से घड़ी देने को बोला, बदले में क्या चाहिए था? बी को भी ए को कुछ ना कुछ देना चाहिए था। वो क्या देता है? कुछ भी दे सकता था, लेकिन बी ने यहां पर कुछ नहीं बोला, बी ने केवल उस घड़ी को ले लिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन हुआ? नहीं हुआ। यहां पे ये दोनों के बीच में जो एक्शन हुआ है ये आपका गिफ्ट की कैटेगरी में आएगा, ना कि किसकी कैटेगरी में? ये कंसीडरेशन या लीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो आपको ये चीज समझनी होगी। इसके बाद ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, ये रिकॉग्नाइज्ड इंडिया में है, और इसके साथ साथ ये डॉक्ट्रिन इंग्लैंड में भी एप्लीकेबल होती है। मतलब इस पर कोई भिन्नता नहीं है, जैसे ये डॉक्ट्रिन इंडिया पे एप्लीकेबल होती है वैसे इंग्लैंड में होती है। वही वहां पे भी आपको कंसीडरेशन देना पड़ेगा और यहाँ पे भी कंसीडरेशन देना पड़ेगा। वहां पर भी बिना कंसीडरेशन के अगर आप कोई कार्य करते हो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो वो लीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वही स्थिति इंडिया में है।
अब बात आती है, क्या ये जो डॉक्ट्रिन दी गई है सेक्शन 25 में, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन बोलते हैं, क्या ये एब्सोल्यूट है, मतलब खुद में पूरी है, या इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं? तो इसके लिए इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। ये डॉक्ट्रिन खुद में एब्सोल्यूट नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है, मतलब इसके बाहर भी कुछ नियम है। अब इसके बाहर कुछ नियम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जब डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन ना होने पर भी, मतलब कोई एग्रीमेंट अगर किया जा रहा है और उसमें कंसीडरेशन नहीं है, तो भी वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट उसको कर दिया जाएगा। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये बात करती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन के एक्सेप्शन। ये क्या है? ये बात बोल रहा है द डॉक्ट्रिन इज नॉट एब्सोल्यूट, ये डॉक्ट्रिन एब्सोल्यूट नहीं है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, इसके सर्टेन एक्सेप्शंस है, और इन्हीं एक्सेप्शंस को हम बोलते हैं द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन। अब कौन कौन से इसके एक्सेप्शंस हैं? पहला एक्सेप्शंस मिलता है सेक्शन 25 के क्लॉज 1 में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर कोई व्यक्ति नैसर्गिक प्रेम और स्नेह में किसी व्यक्ति को कोई चीज देता है और उसको रजिस्टर्ड वगैरह करा लेता है, इसके लिए आप इलस्ट्रेशन बी देख सकते हैं। अगर इलस्ट्रेशन बी इसका बताता है, तो जो इलस्ट्रेशन बी में कंडीशन आ रही है नेचुरल लव एंड अफेक्शन की, ये कंडीशन क्या बताती है? ये बताती है कि यहाँ पे कोई अगर एग्रीमेंट किया जा रहा है उसमें कुछ भी ना हो, तो भी वो कैसा माना जाएगा? वो लीगल माना जाएगा। दूसरा, सेक्शन 25 का ही क्लॉज 2 ये बोलता है अगर कोई व्यक्ति आपके लिए पहले कोई कार्य कर चुका है, पास्ट वॉलंटरी सर्विस कर चुका है, इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन सी और डी। और पास्ट वॉलंटरी अगर आप कोई व्यक्ति आपके लिए सर्विस कर चुका है, तो अब अगर आप उसको कुछ दे रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा, ना कि वो आपकी गिफ्ट की कैटेगरी में जाएगा, और वो क्या माना जाएगा? वैलिड चीज मानी जाएगी, और वो कंसीडरेशन बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। तीसरी चीज, सेक्शन 25 का क्लॉज 3 टाइम बार्ड डेप्थ। अगर कोई व्यक्ति टाइम बार्ड मतलब समय के पुराना डेप्थ है, जिसका समय निकल चुका है लिमिटेशन एक्ट के तहत, और वो देने का आपको वचन करता है, तो इसके लिए आप इलस्ट्रेशन ई पढ़ चुके हैं। इलस्ट्रेशन ई बताता है कि अगर कोई टाइम बार्ड डेप्थ है और टाइम बार्ड डेप्थ देने की बात की जाती है, तो ये भी वैलिड मानी जाएगी। इसके साथ साथ सेक्शन 63 ये भी इसका एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी विदाउट कंसीडरेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बेलमेंट की संविदा, क्योंकि बेलमेंट आपका दोनों प्रकार से हो सकता है, ग्रेट्युअस और नॉन ग्रेट्युअस, मुफ्त भी हो सकता है और शाशुल्क भी हो सकता है। इसको हम दोनों कंडीशन के साथ पढ़ते हैं, शुल्क और शाशुल्क, शुल्क और निःशुल्क दोनों। तो निःशुल्क होगा तो वो क्या आ जाएगा? अगर निःशुल्क आपका बेलमेंट किया गया है तो वो क्या माना जाएगा? वो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन के अपवादों के तौर पे आएगा। इसके बाद क्रिएशन ऑफ एजेंसी, सेक्शन 185 बोलती है कि जब हम कोई एजेंसी को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम कोई एजेंसी को क्रिएट करते हैं तो उस एजेंसी को क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रकार की कंसीडरेशन की आवश्यकता नहीं होती, और वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन का अपवाद होता है। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिस इस्टॉपल, जिसको हम वचनात्मक विबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। और ये जो वचनात्मक विबंध का सिद्धांत होता है, ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशंस का एक्सेप्शन होता है। और इस कंडीशन में भी ये जो सारी कंडीशन हमने पढ़ी, इन सारी कंडीशन में आपको कंसीडरेशन की आवश्यकता नहीं होती, और विदाउट कंसीडरेशन भी एग्रीमेंट बन जाता है और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इनके अलावा जो स्थितियां होंगी, अगर उस स्थिति में कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई एग्रीमेंट करता है और वो एग्रीमेंट विदाउट क्या होता है, कंसीडरेशन होता है, तो वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 25 ऐसा बोलती है। और अब हम अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पर आते हैं। ये बात करते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन। जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन है, सबसे पहले होती क्या है? इसका मतलब होता है जो कंसीडरेशन होगा वो सप्लाई किसके द्वारा किया जाएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन कहती है कि अगर ए और बी दो पार्टीज हैं, समझिए जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी वही चीज है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में लागू होता है, ये कंसीडरेशन की। आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना पढ़ के क्या पढ़ रहे हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन। समझिए दो पार्टीज, एक ए है एक बी है, वही चीज ए ने बोला बी से मैं तुम्हें क्या दूंगा? अपनी घड़ी दूंगा। ए ने प्रॉमिस क्या किया? वॉच देने का। तो प्रॉमिस के साथ क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, जिसकी लॉ की नजर में वैल्यू होगी प्रॉमिस प्लस कुछ ना कुछ। जीरो का ये जीरो नहीं है, ये मतलब है एक वैल्यू, जिसकी लॉ की नजर में कोई ना कोई वैल्यू होगी, आपको कोई ना कोई चीज देनी पड़ेगी। और वैसे ही क्या करना पड़ेगा? बी को भी क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मतलब दोनों की जो प्रॉमिस होगी उसके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर प्रॉमिस केवल की गई है, उसके साथ कोई चीज नहीं जोड़ी गई है, तब क्या होगा? तब ये बोलता है कि अगर केवल बेयर प्रॉमिस की गई है तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन एप्लीकेबल हो जाएगी, और केवल बेयर प्रॉमिस करने पर कोई एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो अब बात आती है कि ठीक है, देना है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, देने की बात आ गई, ये कंसीडरेशन हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन। अब बात आएगी कि देगा कौन? ए के साइड से ए देगा, बी के साइड से बी देगा,
यही तो है ना कि जो भैया कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी से प्रिविटी मतलब गुप्तता का सिद्धांत, तो भैया गुप्तता मतलब ए के साइड से ए देगा, बी के साइड से बी का। अगर हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हमने आपसे जो प्रॉमिस किया उसको हम निभाएंगे, और अगर आपने हमसे प्रॉमिस किया है तो आपने जो हमसे प्रॉमिस किया उसको आप निभाओगे। लेकिन यहां पर क्या है, ये रूल इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जब हम 2D पढ़ते हैं, हु मे बी सप्लाइड एज कंसीडरेशन, कंसीडरेशन कौन देगा भारत में, तो भारत में बोला गया है कि प्रॉमिसी दे सकता है। मतलब समझिए बी नाम का व्यक्ति प्रॉमिसी है तो बी भी दे सकता है, और एनी अदर पर्सन, मतलब इसके साइड से बोल दिया गया कोई थर्ड पार्टी जिसको बी चाहे वो भी दे सकता है। तो इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि इंडिया में आपका जो कंसीडरेशन होता है वो कोई भी सप्लाई कर सकता है। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंडिया। और ये किस केस में बोला गया था, चिनैया वर्सेस रमैया का केस जो 1882 में आया था, उसमें कहा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया बट डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन इज एप्लीकेबल इन इंडिया। लेकिन इंग्लैंड की स्थिति क्या है, क्योंकि जो हमारे लॉज आए हैं बहुत सारे इंग्लैंड से ही आए, इंग्लैंड में ये लॉ लागू होता है। ट्रिडल बनाम एक्टिंसन के केस में बोला गया था कि इंग्लैंड में जो पार्टीज होंगी ए बी से बी ए के कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होंगी वही एक दूसरे को क्या करेंगी, कंसीडरेशन सप्लाई करेंगे, कोई भी थर्ड पार्टी सप्लाई नहीं कर सकता। चिनैया वर्सेस रमैया का केस देखिए, ए ने बी से प्रॉमिस किया, ए ने बी से प्रॉमिस किया, बी ने ए से। अब ए ने अपना प्रॉमिस निभा दिया, बी को अपने प्रॉमिस निभाना था, ठीक है, ये प्लेंटिव हो गया आपका, ये डिफेंडेंट हो गया। बी को अब जो अपना प्रॉमिस निभाना था, बी ने प्रॉमिस ना निभा के बी के साइड से किसी तीसरे व्यक्ति ने यहाँ पे प्रॉमिस निभाया था। ये मामला कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट ने बोला कि जो ये सेक्शन 2D है यहाँ पे प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन लिखा हुआ है, और कोर्ट एनी अदर पर्सन को उसने बोला एनी अदर पर्सन प्रॉमिसी के बराबर ही इफेक्टिव है, मतलब बोथ इक्वली इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि एनी अदर पर्सन और प्रॉमिसी में कोई भिन्नता होगी, दोनों बराबर इफेक्टिव है। अब अगर दोनों बराबर इफेक्टेड है तो अब क्या कर सकता है, ये भी कंसीडरेशन दे सकता है प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। और इवन केस लॉ के माध्यम से तो कहा गया है जो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर होता है वो भी दे सकता है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया हम आपको घड़ी देंगे, आपने बदले में बोला था हम आपको 1000 रुपए देंगे। अब हमें 1000 रुपए मिलने ना, आपको घड़ी मिलने, अब हमें 1000 रुपए आप दो, आपके पिता दे, या कोई थर्ड पार्टी आके दे जाए, आप हमें क्या मतलब, हमें तो 1000 रुपए से मतलब है ना। लेकिन इंग्लैंड में स्थिति है कि जिसने प्रॉमिस किया वही देगा, तो ये थोड़ी सी भिन्नताएं हैं। इसके बाद इतनी सारी हमने चीजें पढ़ ली, डॉक्ट्रिन कंसीडरेशन की डेफिनेशन, जूरिस्ट के द्वारा डेफिनेशन, इसके लीगल रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, उसके डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन के एक्सेप्शंस, साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन। अब इतनी चीजें पढ़ने के बाद क्या इंडियन लॉ और इंग्लैंड के लॉ में कुछ भिन्नताएं हैं? बिल्कुल कुछ भिन्नताएं हैं, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन कुछ भिन्नताएं हैं। इतनी चीज अपन ने जो पढ़ी है, ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, ये प्री के क्वेश्चंस। आप इसको एक लेक्चर सीरीज में क्या करिएगा, जो हम आपको चीजें पढ़ा रहे हैं इनको फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसके नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जब हम पूरी लेक्चर सीरीज कवर करने रहे हैं तो ये आपको बड़े यूजफुल होंगे। ये प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, इवन इंटरव्यू के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं डिफरेंस की बात करते हैं कि डिफरेंस इंडियन लॉ और इंग्लैंड लॉ में क्या होगा। तो देखिए दो डिफरेंस है मेनली। जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन होती है वो इंडिया पर क्या होती है, एप्लीकेबल नहीं होती है, और ये इंग्लैंड पर क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। दूसरा, पास्ट कंसीडरेशन। इंग्लैंड में बोला गया पास्ट कंसीडरेशन इज नो कंसीडरेशन, मतलब जो पहले कोई अगर व्यक्ति कोई काम कर चुका उसके संबंध में कंसीडरेशन दे रहे हो, भूतकालीन प्रतिफल, कोई प्रतिफल नहीं होता। लेकिन इंडिया में बोला गया है पास्ट कंसीडरेशन कोई कंसीडरेशन माना जाता है, भले वो इंग्लैंड में कंसीडरेशन ना माना जाए। ये था दो लेक्चर सीरीज जो कंसीडरेशन के संबंध में बनाई, प्रीवियसली लेक्चर सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। इनके माध्यम से हमने पूरा कंसीडरेशन को पढ़ने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। अगर आपको वीडियो में कोई नई चीज चाहिए या कोई नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट दीजिए। और साथ साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियोस को पे कमेंट भी मारिए। इससे क्या होता है, हम लोगों को वीडियो बनाने में हम लोग एंकरेज भी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।